नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज तारीख है 4 जुलाई। ठीक एक महीना पहले यानी कि 4 जून को देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। इंडिया गठबंधन अपने आप में मजबूत हुआ, एनडीए की ताकत घटी, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, जिसका एक असर अब साफ तौर से तमाम राज्यों से निकलकर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कमजोर हुई है, इसके प्रमाण मिलना शुरू हो गए हैं। बिहार में जाइएगा तो वहां पर सम्राट चौधरी को देखिएगा, उन्होंने अपनी पगड़ी वगड़ी हटा दी है, अपना सर मुंडवा लिया है। आप राजस्थान जाइएगा तो वहां पर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो कह रहे हैं कि हमने वादा किया था कि अगर हम जितवा नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, अपनी पार्टी को, तो फिर इस्तीफा दे देंगे। और रघुकुल प्रीत रीत यही सदा चली आई, उन्होंने उसको ट्वीट भी किया, इन पंक्तियों को लिखा। तो ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ है, इसके क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, किस तरह से इन तमाम घटनाक्रमों को देखा जाए, एक महीने के अंदर ही इस तरह की चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और टीडीपी के जो प्रमुख हैं, चंद्रबाबू नायडू सीएम हैं आंध्रा के, उनका प्रेशर, और इस बीच ये दो घटनाएं, किस तरह से एनालिसिस किया जाए, क्या इनसाइड स्टोरी समझी जाए इसके पीछे? देखिए, होता ये है हिमांशु के, कोई भी घटना घटित होती है तो वो कुछ प्रतीकों के माध्यम से उसका असर दिखाई पड़ना शुरू होता है। आज एक महीना पूरे हो रहे हैं नतीजों के, जैसा कि आपने बताया 4 जून से 4 जुलाई हो गया, और 4 जुलाई आते आते कुछ बातें प्रतीक की तरह सामने आने लगी हैं, सिंबॉलिक। आपने दो घटनाओं का जिक्र किया जिसके बारे में बात कर सकते हैं, बिहार और राजस्थान की। पर अभी संसद का सत्र बीता है, और संसद के सत्र के दौरान भी जो आंकड़े होते हैं उनकी क्या अहमियत होती है, ये बड़े स्पष्ट रूप से हम सब लोगों ने देखा। किस तरह से हमलावर था लोकसभा में विपक्ष, और प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान किस तरह से वो आवाज़ें हम लोगों ने सुनी, लगातार उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिशें हुई, और जब वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, वो वॉकआउट ही हो गया। तो कहीं ना कहीं उत्साहित अपने आप को महसूस कर रहा है तमाम विपक्ष, और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी, आज की तारीख में उन्हें जनता ने मैंडेट दिया है। कहीं ऐसा नहीं है कि बिना मैंडेट के वो शासन कर रहे हैं। 240 सीटें आई हैं। सहयोगी जो प्रीपोल अलायंस के थे, कोई बाद में अलायंस नहीं बना है, प्रीपोल अलायंस के सहयोगी थे, उनके साथ मिलकर सरकार बनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया था पिछले 2 बार में, 282 के बाद 303 की अपेक्षा ये हो रही थी कि इस बार वो 303 के ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। और जैसे ही वो आंकड़ा 240 हो गया तो ऐसा लग रहा है, ऐसा क्षमा बांध दिया है विपक्ष ने कि जैसे कि वो चुनाव हार गए हैं। और यही बार बार सदन में, संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बातें ऐसे अब तो लग रही हैं जैसे कि हम ही हार गए हैं चुनाव और कांग्रेस वाले और उनके सहयोगी जीत गए हैं। यकीनन ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आप जब अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई सेट करते हैं और बार को रेज कर देते हैं, तो फिर यह खतरा हो जाता है कि वो चीज़ें आपके खिलाफ बूमरैंग कर जाती हैं। 400 का जो नारा है वो बूमरैंग कर गया है, और वही हमें तरह तरह के प्रतीकों में और सिंबल्स में दिखाई पड़ रहा है। देखिए, राजस्थान में भी स्थिति गड़बड़ाई हमने देखा, वहाँ पर लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से सीटें कम हुई, और बिहार के अंदर भी हमने देखा सीटें कम हुई। इन दो जगह से जो तस्वीर मैंने सम्राट चौधरी और किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र किया, ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, ये क्या दर्शाता है? ये कमज़ोरी दर्शाता है या ईमानदारी दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये? नहीं, देखिए, राजस्थान एक ऐसे उदाहरण के तौर पर था पिछले 2 बार से, जहां 25 की 25 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। तो इस बार भी ये मानकर चला जा रहा था कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। ऐसे में जबकि वहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद
वो जो एक प्रतिक्रियाएं हुई थी राज्य बीजेपी के अंदर, जिसमें कि जो बड़े नेता, मजबूत नेता है और सबसे बड़ी और मजबूत नेता वसुंधरा राजे हैं, जिनका अपना एक खेमा है, वो शिथिल थी, वो उतनी सक्रिय नहीं थी जितनी कि वो होती अगर वो मुख्यमंत्री होती। भजन लाल शर्मा पहली दफ़ा विधायक बने थे, भरतपुर से आते हैं और राजस्थान के उन तमाम इलाकों को वो समझते हैं संगठनात्मक तरीके से, लेकिन कभी पॉलिटिकली उसको डील नहीं किया था। नतीजा ये हुआ कि शुरुआत में ही ये बातें सामने आने लग गई कि इस बार शायद वो 25 का 25 का आंकड़ा नहीं मिलेगा। तो अभी लोकसभा के चुनाव घोषित ही हुए थे कि इस तरह की जब बातें शुरू हुई तो भजन लाल शर्मा कैबिनेट में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, और ये पुराने नेता है, बहुत पुराने नेता है, तो इन्होंने घोषणा कर दी कि जो जिम्मेदारी की सीटें हमारी होंगी, अगर वहाँ जीत नहीं हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। अब ये ओवर स्टेटमेंट जैसा उन्हें तो न लगा होगा, लेकिन बाकियों को लगा कि स्थिति ऐसी थी नहीं। और जब तक 25 में 25 का तो मतलब वो होता है ना कि आखिरी बॉल पर छक्का आप मारने वाले हैं, मिस हो गया तो क्या होगा वाली स्थिति में ही आप खेलते हैं, तो मिस हो गया। दौसा उनके प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है और दौसा में मीणा पॉपुलेशन है। अब वहाँ पर लड़ाई थी कन्हैया लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा। कन्हैया लाल मीणा किरोड़ी लाल मीणा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, मुरारी लाल मीणा यानी कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, और मीणा जो पॉपुलेशन है और बाकी के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने तय किया कि, और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने तय किया उस क्षेत्र में कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का मीणा नहीं जाएगा, कांग्रेस का मीणा जाएगा। और वहाँ मुरारी लाल मीणा 1-2 वोटों से नहीं 2 लाख वोटों से जीत गए। उसके बाद तो प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डोटासरा साहब, अब डोटासरा साहब लगातार हर मौके पर कह रहे थे किरोड़ी लाल मीणा जी अपने वचन के पक्के हैं, अपने वचन के पक्के हैं, वो प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। अब देखिए अच्छा, उस टाइम भी उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने 4 जून को किया था। हाँ। 4 जून को भी किया था और उन्होंने आश्वासन दे दिया था सबको कि जो कहा वो करूंगा। अब वो मौके का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने मौका अभी जो बाईपोल्स होने वाली हैं उसके पहले ये कर दिया, क्योंकि अगर बाईपोल में भी कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लोग उनके सर के बाल नहीं रहने देते, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान रघुनंदन, उनको जोड़ा जा रहा है इस सारे एक्टिविटी से, रघुकुल रीत, क्योंकि भगवान राम कुछ इस तरह के अतिरेक बयान देने और इसके लिए नहीं जाने जाते हैं। उनकी जो जीवन लीला है वो तो बड़ी सौम्यता के साथ निभाई गई है, लेकिन फिर भी उनका नाम लेकर के उन्होंने जो वचन दिया था वो अपने पिता के द्वारा वचन दिए गए वचन के लिए उन्होंने खुद सैक्रिफाइस जो किया था, उसके लिए ये चौपाई रचित है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने पिता राजा दशरथ, उन्होंने जो कैकेयी को दिया था वचन, उसे पूरा करने के लिए राम जी 14 वर्ष के वनवास में गए थे, लेकिन ये लोग तो खुद अपने आप को महत्व देते हैं और वो बात पूरी नहीं होती है तो फिर राम जी को वो बीच में ले आते हैं। अब यही स्थिति देखिए बिहार में हुई। अब बिहार में अमूमन जो नेताओं के बीच पगड़ी बांधने का रिवाज नहीं है, ग्रामीण अंचल में बांधा जाता है और उसे मुरेठा बोलते हैं, वहाँ मुरेठा बांध लेते हैं लोग। गर्मियों में अक्सर लोग बांधते हैं वहाँ पर, और कभी बोझा उठाना हुआ, कुछ हुआ तो मददगार होता है वो सर पर मुरेठा। वो ना साफा होता है ना पगड़ी होता है, वो ग्रामीण अंचल में मुरेठा होता है ताकि वो मजबूती प्रदान करता है कोई चीज़। राजस्थान या हरियाणा में वो साफा होता है या पगड़ी होती है तो वो एक सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता है। बिहार में शादियों में भले ही वो पहना जाता है लेकिन अदरवाइज नॉर्मली नहीं पहना जाता है। तो पता नहीं वो उन्होंने, सम्राट चौधरी ने जब से वो राजद से हटे और भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में प्रमुखता मिलती चली गई, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए गए, उस वक्त से उन्होंने पगड़ी बांधना शुरू कर दिया।
वहाँ की राजनीति में आपने देखा नहीं होगा, अमूमन लोग ऐसा नहीं करते हैं, नहीं बांधते हैं, लेकिन उन्होंने भगवा जो पगड़ी बांधना शुरू किया और लोगों ने देखा कि वो मोरेठा बांधे हुए हैं बहुत तरह तरह से। पहले तो बेतरतीब रहता था, थोड़ा फिर सजीला सा हो गया और फिर बढ़िया वाला उन्होंने मंगवाया, फिर वो बांधने लगे। और भारतीय जनता पार्टी में चूंकि उनकी लेट एंट्री है, उन्होंने राजनीति भारतीय जनता पार्टी से शुरू नहीं की है, वो आरजेडी में थे, तो शायद उन्होंने भगवा वस्त्र को कुछ ज़्यादा गंभीरता से लिया और वस्त्र भी वही भगवा, सर पे मोरेठा भी वही भगवा, सब कुछ भगवा। तो एक दिन, और विधान परिषद के सदस्य हैं, अभी तक वो सीधी चुनाव आरजेडी से जीते नहीं हैं। आरजेडी में ही उन्होंने आखिरी विधानसभा चुनाव डायरेक्ट फाइट जो होता है वो जीता था, उसके बाद से वो विधान परिषद से ही जीत रहे हैं, 2 बार विधान परिषद से आ चुके हैं। तो नीतीश जी भी विधान परिषद में ही हैं। तो एक दिन विधान परिषद में आमना सामना हो गया। प्रदेश अध्यक्ष अब तक बन चुके थे सम्राट चौधरी, तो नीतीश जी आजकल थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में बोल देते हैं, तो वो अपने चिरपरिचित स्टाइल में बोल दिए कि पगड़ी काहे बांधे हो जी। तो उन्होंने लगा कि मैं इतने लोगों के बीच खड़ा हूं और हमें ऐसा इन्होंने कह दिया, काहे के लिए बांधे हो। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि जब तक आपको गद्दी से उतारेंगे नहीं, बंधा रहेगा, इसको उतारेंगे तभी जब आपको उतार देंगे। अब ये ओवर स्टेटमेंट जैसा हो गया, उन्होंने बोल दिया। अब नीतीश जी तो नीतीश जी ठहरे, भले ही उनकी जो स्वास्थ्य के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हों, लेकिन उनकी राजनीति जो है वो तो बड़ी ही महीन है। अब देखिए, उन्होंने पगड़ी ही नहीं उतरवाई, बाल भी उतरवा दिया। आप नीतीश के चक्कर में पड़ेंगे तो पगड़ी तो जाएगी ही जाएगी, पता चला बाल भी गया। तो ऐसा है कि उन्होंने वो कहने को तो कह दिया, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ही तय कर लिया। क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति प्रण लेकर के मेरे पीछे पड़ा हो तो राजनीति में उसके प्रण को खत्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रण से उसकी पहचान बनने लग जाती है। तो ये पहचान बननी शुरू हो गई थी सम्राट चौधरी की कि देखिए, एक व्यक्ति है जिसने प्रण ले लिया है और नीतीश जी को हटा के रहेगा। तो नीतीश जी के रिफ्लेक्शन की वजह से उनकी भी प्रधानता बढ़ती जा रही थी, और वैसे भी वो महत्वपूर्ण थे, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे, तो ये उनकी ख्याति बढ़ने लगी। वो कुशवाहा जाति से आते हैं और पहले लव और कुश एक ही कॉम्बिनेशन में राजनीतिक रूप से उनकी पहचान थी, जिसके नेता माने जाते थे नीतीश जी। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से कुश यानी कुशवाहा को निकाल के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और इस तरह से लव की आबादी कम है, यानी कि कुर्मी की आबादी कम है, कोयरी यानी कि कुशवाहा की आबादी ज़्यादा है, तो 5% के आसपास की आज़ादी, 3% से कम कुर्मी की आबादी, तो जाहिर है कि दोनों मिलाकर के 8-9% के वोट वाले हो जाते थे नीतीश कुमार। अब वो उनको घटा करके 2-2.5% का बना दिया और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी को बना करके वो कुशवाहा वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगे। नीतीश जी इन सब बातों को समझ रहे थे और एक दिन अचानक उन्होंने पाला बदल लिया। अब जब उन्होंने पाला बदल लिया तो प्रेशर बढ़ने लगा। जैसे डोटासरा जी यहाँ पर बात बात में कहते थे कि नहीं मीणा साहब जो हैं वो तो बड़े वचन के पक्के हैं, देंगे इस्तीफा, वो तो देंगे इस्तीफा, मानेंगे नहीं वो। उसी प्रकार इधर लोग उनको कहने लगे कि अरे भाई अब क्या करेंगे आपने तो उनको पगड़ी हटाने की बात तभी कही थी कि उनको गद्दी से हटा देंगे, अब वो गद्दी तो आप ही की मदद से बैठ गए हैं, अब क्या कीजिएगा। अब वो कुछ जवाब ही ना ढूंढ पाए, उनकी पगड़ी सबको दिखे। कैबिनेट में वो बैठे नीतीश जी के बगल में, नीतीश जी उनकी पगड़ी को जरूर देखते होंगे कि भाई ये हमें हटाने के लिए इसने पगड़ी बांध रखी है, देखो हमारे साथ डिप्टी सीएम बना बैठा है। तो ये तमाम ऐसे हास्यास्पद सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट हो रही थी। कभी भी वो, अब पगड़ी जो एक वक्त उनके लिए शान की बात थी, भगवा पगड़ी, अब वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट होती जा रही थी। केंद्रीय नेतृत्व से भी आ रहा था कि भाई क्या करना है, पगड़ी के लिए आपने क्या सोच रखा है। लेकिन ये प्रेशर तब और बढ़ गया जब 4 जून के नतीजे आ गए। अब देखिए फिर से वो नतीजों वाली बात आ गई। अब जो नतीजे आ गए उसके बाद ये तय हो गया कि भाई नीतीश जी के बगैर तो सरकार केंद्र में बननी नहीं है। इंपॉर्टेंट हो गए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए। तो नीतीश जी ने मदद भी कर दिया मोदी जी का,
और मोदी जी का मदद कर दिया, तो फिर एक दूसरे की जब आप मदद करते हैं तो एक दूसरे की चिंताओं को दूर भी करते हैं। तो ये समझते किसी को देर थोड़ी ना लगा कि जहाँ तक पगड़ी का सवाल है नीतीश जी क्या चाहते होंगे। और देखिए महीना नहीं लग पाया, वो प्रेशर पड़ा कि वो पगड़ी ही नहीं बाल भी उतर गया। उन्होंने कहा भी कि मैं जाऊंगा अयोध्या, और देखिए राम जी से फिर जोड़ दिया उन्होंने। तो वो लव कुश हैं, अपने आप को भगवान श्री राम का वंशज मानते हैं, तो लव और कुश। तो इसीलिए वो अयोध्या गए और वहाँ पर उन्होंने पगड़ी जो है वो प्रवाह कर दिया सरयू में, और इस तरह से पगड़ी की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन उनकी पर्सनालिटी और उनकी राजनीति कथा के साथ पूरी तरह से जो पगड़ी का एपिसोड है ये सदा के लिए जुड़ गया। पगड़ी भले बह गया लेकिन वो बात जुड़ गई, और अब उनकी दाढ़ी है और सर पे बाल नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि भाई ये पगड़ी भी गई, वो बाल भी चला गया। तो अब उनके साथ उनको बने रहना, उन्हें तो हटा नहीं पाए वो, उसके पहले ही पगड़ी उतर गई। तो लोग नीतीश जी की बोल रहे हैं राजनीति देख लीजिए क्या होती है कि तो ये एक तरह से कमजोरी दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू की, नीतीश कुमार की एक ताकत दिखाता है, क्योंकि इस वक्त बैसाखी सरकार चल रही है, जो कि कांग्रेस भी कहती है कि बैसाखी पे है सरकार, क्योंकि खुद का उनके पास बहुमत नहीं है। तो ऐसे में एक तरफ नीतीश कुमार हो गए, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी, सीएम चंद्रबाबू नायडू भी आज मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुंचे अपनी डिमांड्स लेकर। तो वो भी एक प्रेशर है, मतलब चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आपका ये आकलन सटीक है, ये कमजोरी की निशानी है। और अपनी कमजोरी पर विजय पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइजेस। चंद्रबाबू नायडू यहाँ है तो अपनी तमाम पूरी लिस्ट के साथ है, विश लिस्ट के साथ है। कल ही व्हाइट पेपर जारी किया है उन्होंने, और व्हाइट पेपर में अमरावती को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है तो कितने खर्च होंगे और किन किन मंत्रालयों से क्या क्या चाहिए, वो पूरी लिस्ट तैयार है। और उन मंत्रालयों के मंत्रियों से मुलाकात का समय भी तय है। वो जब हवाई जहाज वहाँ से चला है तो यहाँ टाइम फिक्स है, और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का टाइम फिक्स है। और ये उनकी स्टाइल थी, जब वो अटल जी के ज़माने में भी सरकार का सहयोग कर रहे थे तो इसी तरह से वो आते थे और चले जाते थे। तो वहाँ पर वो दबाव है। अब यहाँ क्या है कि बिहार की जो दोनों पॉलिटिकल फॉर्मेशन हैं, इन दोनों पॉलिटिकल फॉर्मेशन में मुख्यमंत्री का जो पद है वो रिजर्व है। आरजेडी का जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, यानी कि इंडिया गठबंधन का, अगर उसको मौका मिलता है बिहार में अगले साल होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने का, तो तेजस्वी यादव बनेंगे या लालू यादव, जिसको चाहेंगे वो बनेंगे। ज्यादा उम्मीद है कि तेजस्वी यादव ही बनेंगे। इस तरफ आइए तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। सही बात फिक्स है सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये हो रही थी कि वो नीतीश से अलग उसका वजूद है कि नहीं है, वो एक बनाने की कोशिश कर रही थी। और उस क्रम में उसने देखा कि किस जाति को कोट किया जाए, किस जाति को पकड़ा जाए, जो कि न यादव है न कुर्मी हो, जो अभी नीतीश जी हैं। तो उन्होंने पकड़ा कुशवाहा को, और कुर्मी और कुशवाहा मिलकर लवकुश बनाते थे, तो उन्होंने कुशवाहा जाति को पकड़ा, और उसमें से उन्होंने एक आदमी को आइडेंटिफाई किया जिसका नाम सम्राट चौधरी, जो पुराने नेता शकुनी चौधरी के बेटे भी, खुद भी अच्छी खासी उनकी लंबी राजनीति हो गई है। उन्हें पकड़ा और उन्हें प्रोजेक्ट करना शुरू किया। प्रदेश अध्यक्ष बनाना प्रोजेक्ट करने की ही बात हो गई। बिल्कुल। पर कालांतर में ये रियलाइज हुआ कि लोकसभा चुनाव तो भारी पड़ जाएगा अगर नीतीश जी साथ में नहीं है तो फिर बुलावा जाने लगा, और एक दिन बुलावे को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, वो चले भी आए। तो जब यहाँ वो चले आए तो सीएम का पद तो रिजर्व है ना, एक तरफ तेजस्वी के लिए, दूसरी तरफ नीतीश के लिए। तो ये कहाँ से तीसरे व्यक्ति जो है मंसूबे और मंशा पाल करके बैठे पड़े हैं। ठीक है, आपको दिया था, एक तस्वीर दिखाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब उस तस्वीर को धूमिल करिए। अब नीतीश जी है साथ में, हमारे ही है। तो उस तरह से उन्होंने आज के इस एक्ट से आपने देखा कि जो पगड़ियाँ हटाने वाला जो एक्ट है, उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी हो गई स्वाहा। और एनडीए फॉर्मेशन से मुख्यमंत्री जो है, और उन्होंने खुद कहा कि हम इनके नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। तो बीजेपी का अब कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है, यानी कि वो अचानक से पगड़ी हटाते दोयम दर्जे के नेता के तौर पर आ गए। और ये भी तय हो गया कि नीतीश जी एनडीए में ही रहेंगे।
वो और कहीं जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको अब कंफर्टेबल पोजीशन मिल गई है। और नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इंश्योर किया होगा ना कि आप रहिएगा ना, क्योंकि आपके रहने पर हमारी यहाँ की सरकार भी टिकी हुई है। बिल्कुल। तो आप जो कहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं, पगड़ी उतरवाना है उतरवा देंगे, आप रहेंगे ना। उन्होंने कहा होगा कि हाँ रहूंगा, जबकि नीतीश जी तो कई मंचों पे कह चुके हैं, कितनी बार कह चुके हैं, हाँ भी साथ रहना है। तो एक तरह से पगड़ी उतार करके, पगड़ी उतरने के साथ ये तय हो गया कि नीतीश जी एनडीए में ही हैं। उनका पगड़ी एक छोटा सेक्रीफाइस है उनको साथ रखने के लिए। पगड़ी हट गई, कोई बात नहीं, एनडीए में पक्के हो गए नीतीश जी आज कि वो बिहार में एनडीए को नेतृत्व वही करेंगे, क्योंकि उनका एनडीए में बने रहना केंद्र के लिए भी जरूरी है। तो देखिए, पगड़ी की कहानी जो है वो सिंपली इतनी ही नहीं है कि कोई आदमी का पगड़ी उतरा, बाल उतरा, वो टकले हो गए और बस इतनी सी बात खत्म नहीं हुई है। बात तो यहाँ से शुरू हुई है। अब उस दर्द के साथ वो राजनीति अपनी करेंगे, उन्हीं के अंदर रहेंगे, कभी भी पगड़ी नहीं बांधेंगे, और जिस दिन उनको मौका मिलेगा उस दिन सबसे पहले पगड़ी बांधेंगे। तो सियासत जो है वो दूसरे तरीके की हो गई। और तंज कस रहे हैं अब आरजेडी वाले कि सम्राट चौधरी ने तो समय से पहले पगड़ी खोल दी। भाई हटा करके खोलते तो बात बनती तो समय से पहले ही खोल दिया आपने, वो हटे भी नहीं, आपने खोल दिया। बिल्कुल भाई वो हटेंगे तो तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई हम बनेंगे, तो फिर कहाँ आप आ रहे हैं? वो अगर नहीं बने तो हम बनेंगे। तो आप तो खामका जो मुफ्त में मारे गए गुलफाम हो गया। तो ये स्थिति मान लीजिए कि वहां पे पगड़ी की कहानी हो गई। पर ओवरऑल में भी ये बात तो स्पष्ट हो गई है ना कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बड़े जो कहते हैं कि लोकतंत्र बड़ा लेवलर होता है, उसने लेवल कर दिया है चीज़ों को। मैं देख रहा हूँ 240 कम आंकड़ा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी के पास जो है। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 का जो आंकड़ा होता है वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अकेले दम है वो, अकेले दम है। मिलके भी इंडिया गठबंधन 234 ही है। लेकिन परसेप्शन जो होती है ना, आप अब अयोध्या में उनसे पत्रकारों ने पूछा सम्राट चौधरी से, तो बोले एकदम एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी, और हम 243 में से 200 सीट जीतेंगे अगले साल। फिर देखिए वही 400 वाली बात। आप अपने आप को बांध लेते हैं, बांधना नहीं है, बैकफायर करता है। 400 आपने कह दिया, सामने वाले ने स्टोरी फैला दी कि भैया ये 400 लेके संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अब नीतीश जी ने जो एक मांग रखी है वो ये रखी है कि आप आरक्षण के नियमों को 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, ताकि वहां कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, कोई खत्म नहीं कर सकता है। इट्स नॉट ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। जो भी 9th शेड्यूल में कानून डाल दिए गए, उन कानूनों को कोई छू नहीं सकता है until and unless it is violative of fundamental right or the basic structure of the constitution। तो अगर ये नहीं है, इसका वायलेट नहीं कर रहा है, तो कोई जुडिशरी छू ही नहीं सकती है। अब ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 400 वाला इतना कहानी चल गया कि अब नीतीश जी बोल रहे हैं कि हमें चुनाव में जाने के पहले ये करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा। देखिए आने वाले दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी इस बात को करती है, क्योंकि आरक्षण को छूना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही मुश्किल सौदा है। बिल्कुल, उसका अपना वोट बैंक उससे प्रभावित होता है। तो बोलना नहीं है, ज़्यादा राजनीति में बोलने वाले फंस जाते हैं, और यही कहानी इस पूरे प्रक्रिया में हुई है। 240 आई है, 240 जो है वो परसेप्शन ऐसा बन गया है कि 240 कम है, 234 ज़्यादा है, वो इतने फायर पावर में है। हकीकत देखिए हिमांशु ये है कि 200 का आंकड़ा पिछले कई चुनाव में कांग्रेस को आया ही नहीं है। और सही मानिए अगर, तो दमदार तरीके से बहुमत 1980 में ही कांग्रेस को आई थी, जब इंदिरा जी इमरजेंसी के बाद 350 वोट लेकर के आई थी। उसके बाद 1984 का जो था समर्थन 414, वो तो राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सहानुभूति की लहर मिली थी, और जैसे ही वो सहानुभूति खत्म हुई, 1989 के इलेक्शन हुए, तो 200 भी नहीं पहुंच पाए थे राजीव गांधी। 1991 में उनकी मौत हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई, तो भी बहुमत नहीं आया, 240 के आसपास रह गए थे।
और उसके बाद फिर 1996 के जो चुनाव हुए उसमें 140, 1998 के जो चुनाव हुए उसमें 141, 1999 के जो चुनाव हुए और सोनिया जी 1999 में आ गई 114, 2004 के जो चुनाव हुए 145, 2009 के चुनाव हुए और उस बार मात्र 200 पार हुआ, 205। उसके बाद 2014 के चुनाव हुए तो 44, 2019 के चुनाव हुए तो मात्र 52 और इस बार जो चुनाव हुए मात्र 99, मतलब 100 भी नहीं पूरा हुआ। लेकिन परसेप्शन बिल्डिंग में कांग्रेस ने इतना महारत हासिल किया और तमाम विपक्ष जो है कि वो आज की तारीख में 240 पर भारी पड़ रहा है। और यही एक महीने की जो कमाई है वो विपक्ष की है कि परसेप्शन की लड़ाई में आज की तारीख में वो ज़्यादा रोर कर रहा है। वो एक परछाई होती है ना जिसमें सब मिल करके मजबूत से दिखते हैं और एक अकेला जो है वो उतना कमज़ोर दिख रहा है, वो मजबूत से दिख रहे हैं। इस एक महीने में ग्राउंड लूज करना पड़ा है मोदी जी को, ये एक सच्चाई है। चलिए, एक महीने ने बहुत कुछ तस्वीर दिखा दी है कि अगले 5 साल तक क्या कुछ हो सकता है। एक दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर, जो ऊपर का तबका है यानी कि जो पार्टी में जो हाईकमान है उसके ऊपर एक दबाव साफ तौर से एनडीए के गठबंधन के जो साथी हैं उनका भी देखने को मिल रहा है। जो नेता हैं जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी ये दिखाता है कि एक तरह का दबाव, एक तरह का प्रेशर उनके ऊपर है। अब ये राजनीति आगे जाएगी, अगले 5 साल तक जाएगी, तो किस तरह से जाएगी उसकी एक तस्वीर पिछले एक महीने ने दिखाई है। आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।